ओके, रिकॉर्डिंग चालू चालू करो हर्षजीत भाई। करूं चालू? हाँ हाँ चालू करो। नमस्कार भाइयों और बहनों, डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था की ओर से मैं श्री हर्षजीत मेहता और मेरे सहयोगी मित्र श्री चेतन भाई गज्जर आज दिनांक 5 जुलाई 2022 आज हम हमारे बेसिक यानी प्रारंभिक ज्योतिष शास्त्र के अभ्यास का प्रारंभ कर रहे हैं। आज का हमारा प्रथम वर्ग है ये। यहाँ पे जो भी जुड़े हुए हैं, नए स्टूडेंट है और ओल्ड स्टूडेंट है हमारे, उनको थोड़ा सा मेरा इंट्रो देना चाहता हूँ। मेरी ये हॉबी है एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, फिर मंत्र तंत्र यंत्र, ये सब मेरी हॉबी है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको जब लेक्चर देता हूँ तो मैं थोड़ा कुछ वर्ड्स में थोड़ा हिचकिचाहट हो जाएगी मुझे। मैं ट्राई करूंगा कि ऐसा नहीं होवे, तो आप सब लोग थोड़ा मेरा सुधार लेना वर्ड्स वगैरह, क्योंकि मेरे एक्चुअली टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस से बिलोंग करता हूं। और मेरे जो सहयोगी मित्र है चेतन भाई गज्जर, वो भी इस प्रोफेशन में नहीं है, एस्ट्रोलॉजी वास्तु के प्रोफेशन में नहीं है। हम दोनों होनररी सेवा दे रहे हैं, बहुत सालों से होनररी लेक्चर दे रहे हैं, होनररी सेवा दे रहे हैं। हमारे बंबई के अंदर एक संस्था है उसके अंदर, और अभी हमने ये जूम पे प्रारंभ किया है। हमारे पास जो भी ज्ञान है हमको वो बांट देना है, हमको ऊपर नहीं लेके जाना है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे में अच्छा और सच्चे में सच्चा ज्ञान प्रदान करें, क्योंकि आज के समय में आप YouTube पे काफी सारे वीडियो देखते होंगे, उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती होगी जो आपको मिसगाइड करती होगी। तो यहाँ पे आपको जो चीजें मिसगाइड करती हुई है, मैं आपको यहाँ पे हकीकत क्या है वो सब बयान कर दूंगा कि एस्ट्रोलॉजी में हकीकत क्या है, लोग क्यों एस्ट्रोलॉजी को हम्बक मानते हैं। क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो बोलते हैं कि भाई आपकी एस्ट्रोलॉजी हम्बक है, तो उसको मैं सही रीजन देता हूं कि क्यों इसको लोग हम्बक मानते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा प्रथम क्लास बेसिक एस्ट्रोलॉजी यानी प्रारंभिक ज्योतिष शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे जुड़े हुए सभी लोग जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है या नहीं है, जिनको है उनके लिए तो कोई तकलीफ नहीं है, जिनको नहीं है उनके लिए मैं एकदम प्रारंभ से इसकी शुरुआत करता हूं। चलिए, सर्वप्रथम एस्ट्रोलॉजी क्या है, यानी ज्योतिष शास्त्र क्या है। ज्योतिष शास्त्र को लोग हम्बक क्यों समझते हैं? देखो, कुछ कालक्रम के अनुसार ये जो शास्त्र है कुछ गलत व्यक्तियों के हाथ में आ गया, और गलत व्यक्तियों के हाथ में आने के कारण इसका लोग गलत तरीके से फायदा उठाने लगे। जैसे गलत तरीके से फायदा उठाने का मतलब मेरा यह है कि लोग ये समझते हैं कि देखो हम हमारा भाग्य लिख के आए हैं। ये जो ज्योतिष शास्त्र है वो आपकी कुंडली के आधार पर हम फल कथन करके, हमें आपकी कुंडली में जो कुछ नेगेटिविटी है, कुछ पॉजिटिविटी है, तो वो पॉजिटिविटी को हम कितना और पॉजिटिव कर सकते हैं, नेगेटिविटी को हम किस तरह से नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, ये जानकर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, मैं हर टाइम ये एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे तो मेरा ही सन है, एसएससी में 85% मार्क लेके आया था, और मुझे कहा पापा मैं अभी कॉमर्स लूंगा। तो मैंने उनकी कुंडली देखी, मेरे दो गुरु थे, उनको भी मैंने कुंडली दिखाई। मेरा जो जजमेंट था वही जजमेंट मेरे दोनों गुरु के थे। तो उन्होंने, मैंने मेरे सन को कहा कि बेटा तू कॉमर्स मत ले, तू साइंस ले ले, और साइंस में कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़, तो तेरे को आगे चल के तेरे को बेनिफिट होगा। तो उसने डिग्री कोर्स कंप्लीट किया 2018 में करीब, और उसको पहला ही जॉब लगा 10,000 रुपये का, और वो मेरे से नाराज हो गया कि मुझे कहा कि पापा देखो आपने मुझे कहा अगर मैं आज सीए हो गया होता तो मेरे को 40-50 हजार का जॉब मिलता था। विद इन 1 मंथ, जुलाई 2018 में उसने डिग्री ली, और जुलाई 2018 से जुलाई अपना अगस्त 2019 में उसने 1 महीना 10,000 रुपये में नौकरी की, और उसके बाद सीधा उसको जॉब लगा। जुलाई अगस्त 2019 में सीधा जॉब लग गया 5 लाख रुपए वाला।
यानी 5 लाख ईयरली उसका जॉब लग गया। फिर 2 लाख रुपया वो कुछ क्या बोलते हैं શું કહેવાય ચેતનભાઈ એને? एडिशनल पर्क्स। हाँ एडिशनल पर्क्स। हाँ, एडिशनल पर्क, यानी उसको उसके काम के ऊपर उसको 2 लाख रुपया उसको और मिल गया। तो उसको ऐसा लगा कि नहीं नहीं, ये जो पापा ने मेरा प्रेडिक्शन किया था, बहुत अच्छा प्रेडिक्शन किया था, और आज वो जो कंपनी में है, टचवुड, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, और आज उसका पे 3 साल के अंदर 2019, 2020, 2021, अभी ये 2022 है, 3 साल में इसकी तरक्की 3 से 4 गुनी हो गई है। तो ये ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको बहुत ही सोच समझकर सिस्टम से पढ़ के प्रेडिक्शन पार्ट को लोगे तो आप कभी भी गलत नहीं हो पाओगे, कभी भी गलत नहीं हो पाओगे। तो ज्योतिष शास्त्र में प्रारंभ में मैं आपको एक बता देता हूं कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। तो ज्योतिष शास्त्र हमने हमारा जो जन्म है, गत जन्म जहां पूर्ण किया है, गत जन्म हमने जहां पूर्ण किया है, फॉर मैं एग्जांपल देता हूं कि मेरा गत जन्म में लंदन में मेरा डेथ हो गई, मेरी डेथ हो गई, लंदन में डेथ हो गई, तो लंदन में डेथ हो गई, मेरा अंतिम संस्कार वहां हो गया। तो मेरा जो प्रारंभ है, वो जो महादशा में मेरा जो मेरी डेथ हुई, उसी महादशा की जो कंटिन्यूअस दशा होगी, उसी दशा में मेरा जन्म होगा। तो देखो, हमारी जो महादशा होती है उसमें लिख के आता है कि आपने इतनी दशा भुगत ली है और इतनी दशा भुगतने की बाकी है। तो ऐसा क्यों लिख के आता है? क्योंकि पास्ट आपने भुगत लिया है और ये जन्म में अभी इतना भुगतना बाकी है। तो ज्योतिष शास्त्र है वो पूर्ण जन्म को, यानी गत जन्म के कर्म को कैरी फॉरवर्ड करके मानते हैं। मैंने ये जो किताब लिखी है उसमें मैंने कर्म के बारे में थोड़ा सा छोटा सा एक आर्टिकल्स भी लिखा हुआ है, जो मामूली आर्टिकल्स है, लेकिन ये मामूली आर्टिकल्स है ना, रिलेटेड टू द एस्ट्रोलॉजी है। ये मामूली आर्टिकल्स है वो रिलेटेड टू द एस्ट्रोलॉजी है। अभी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र में हमें क्या पढ़ना है? तो एक ध्यान रखिए, ज्योतिष शास्त्र किससे जुड़ा हुआ है? तो कि ज्योतिष शास्त्र ये धरती से, यानी खगोलीय और भौगोलिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, खगोलीय और भौगोलिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। जब हम पैदा होते हैं तब खगोलीय स्थिति और भौगोलिक स्थिति को अगर हम देखें तो पूर्व की क्षितिज पर जो राशि उदित होती है वो हमारा जन्म लग्न होता है। जन्म लग्न यानी हमारी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, हमारी प्रकृति, जन्म से हमारी प्रकृति क्या थी, हमारा जो नेचर है वो कैसा है, वो हमें उससे पता चलता है। मैं यहाँ पे फिर आपको कुंडली ड्रॉ करके भी बताऊंगा कि किस तरह ये देखा जाएगा, किस तरह ये देखा जाएगा। फिर उसके बाद उस समय पे चंद्रमा जो राशि में होता है वो हमारी जन्म राशि होती है, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ज्योतिष शास्त्र एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, और ये विज्ञान से जुड़ा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से अगर आप प्रेडिक्शन पार्ट को लेते हैं तो यू विल गेट एक्सलेंट रिजल्ट, यू विल गेट एक्सलेंट रिजल्ट। फिर सबसे पहले हम आते हैं कि जन्म समय हम किसको, जन्म समय कौन सा ले, जन्म समय कौन सा ले? तो देखो, जन्म समय की व्याख्या हमारे शास्त्र के अंदर बहुत तरह से डिवाइड की हुई है। सबसे पहले देखो, हम लोग जब मैं प्रेडिक्शन पार्ट को लेता हूं तो मैं आधान कुंडली को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। क्यों आधान कुंडली को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं? क्योंकि उस समय पे स्त्री को गर्भ रहा है, उसके लिए हम उसको इंपॉर्टेंट ज्यादा मानते हैं। तो वो हम किससे ढूंढते हैं? तो ज्योतिष शास्त्र का एक और सब्जेक्ट है साइना ज्योतिष, यानी जिसको हम साइन पद्धति कहते हैं। उस पद्धति के अंदर ऐसा एक्सेलेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया है कि आप के मीन्स आपकी माता को कभी गर्भ रहा था, वो हम परफेक्ट समय निकाल सकते। आपकी माता को कभी गर्भ रहा था, वो हम परफेक्ट समय निकालते हैं। तो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको मानता हूं। फिर लोग कैसे मानते हैं कि बच्चे का मुख बाहर आया, तो उसको भी मानते हैं। फिर लोग ऐसे समझते हैं कि जब प्रेगनेंसी में डिलीवरी होने वाली होती है, उसके पहले वाटर डिस्चार्ज होने लगता है लेडीज लोगों को, लोग वो समय भी लेते हैं। जब पूरा बच्चा बाहर निकल जाता है उसको भी लोग मानते हैं कि ये तीसरा समय। फिर चौथे समय में बच्चे को बाहर निकाल के जब वो पहली सांस लेता है यानी रोता है,
उसको भी मानते हैं, तो मैं ये भी कहूंगा कि उसको भी आप ले लीजिए। लेकिन हमारे पास बर्थ समय यानी बर्थ टाइम नक्की करने के लिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर साउथ में एक बहुत ही अच्छे ज्योतिषाचार्य हो गए थे, कृष्णमूर्ति जी। कृष्णमूर्ति जी ने एक ऐसी पद्धति का इन्वेंशन किया कि जिससे हमें पता चल सके कि बच्चे का एक्चुअल जन्म समय क्या है। उसको हम कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, उसे हम कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन से हमें पता चल जाता है कि बच्चे का एक्चुअल जन्म समय क्या है। तो ये एक प्रारंभिक है कि भाई हमें पता चलना चाहिए कि भाई बच्चे का जन्म समय हमें कौन सा लेना चाहिए। अगर हमारे पास अभी कुंडली आ गए, हमको तो पता नहीं है कि जन्म समय सही है कि गलत है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है जो कृष्णमूर्ति पद्धति जी ने इसका इन्वेंशन किया था, और केपी पद्धति के अंदर इसका बहुत ही अच्छा जिक्र है। और इसके बाद मैं जब केपी की क्लास लूंगा तो उसमें मैं ये साइना पद्धति से आधान कुंडली निकालना और केपी पद्धति से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना, ये दोनों मैं चाहूंगा कि आप लोग सीखे, और उसकी नोट्स भी मैं आप लोगों को दूंगा, और बहुत ही अच्छी तरह से उसमें से आप मीन्स जान सकते हैं कि बच्चे का जन्म कब हुआ था, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन से और साइना पद्धति से। अभी हम चलते हैं आगे। ज्योतिष शास्त्र में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैंने ये बता दिया आपको कि ज्योतिष शास्त्र किससे जुड़ा हुआ है, तो कि ज्योतिष शास्त्र हमारे गत जन्म से जुड़ा हुआ है, हमारे गत जन्म के कर्म से जुड़ा हुआ है। हमारे गत जन्म के कर्म के अनुसार हमारी कुंडली बनती है। अगर हमारी कुंडली गत जन्म के कर्म के अनुसार बनती है तो हमारी कुंडली के अंदर ग्रहों की जो स्थान या तो स्थिति होती है वो हमारे गत जन्म के कर्म के अनुसार होती है। इसमें सबसे ज्यादा हमारा इंपोर्टेंट स्थान कौन सा है, तो कि सबसे ज्यादा हमारा गत जन्म का इंपोर्टेंट स्थान है 5वां स्थान, और हमारे अगले जन्म का जो स्थान है वो 9वां स्थान, वो है 9वां स्थान। तो ज्योतिष शास्त्र गत जन्म के बेसिस के ऊपर डिपेंड है। अभी जो अच्छे ज्योतिषाचार्य बनना चाहते हैं उनकी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल होने चाहिए, तो देखो शास्त्र के अंदर तो ऐसा कहा है कि राहु पावरफुल होना चाहिए, केतु पावरफुल होना चाहिए, बुध पावरफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा कुछ ओपिनियन अलग है। यहाँ पे अगर आपका केतु, हर्षल और नेपच्यून बहुत ही बलवान है तो आप एक अच्छे ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि केतु, हर्षल और नेपच्यून अगर आपका बलवान है तो आप एक अच्छे ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। क्यों ऐसा, तो केतु के पास क्या है, राहु के पास क्या है, राहु को क्यों, राहु को क्यों नहीं, केतु को क्यों, हर्षल को क्यों, नेपच्यून को क्यों। देखो खाली सिंपल मैं बात करूंगा, जो बेसिक बात करूंगा, तो नेपच्यून किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो कि नेपच्यून गूढ़ता से जुड़ा हुआ है, रहस्यमय चीजों से जुड़ा हुआ है। नेपच्यून जो है वो रहस्यमय चीजों से जुड़ा हुआ है। अगर मुझे आपकी कुंडली में, आपके खानदान में कोई दोष है, लोग पितृदोष करते हैं, तो मैं पितृदोष को मैं तो खुद नहीं मानता हूं, लोग पितृदोष करते हैं, मैं खुद नहीं मानता हूं। मैं लिख के दे सकता हूं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो पितृदोष करके लोग को थोड़ा डराने की बात करते हैं। नेपच्यून, अगर आपकी कुंडली के अंदर नेपच्यून ग्रह खराब है तो आपके अंदर जो विश्व के अंदर, या तो हम कहें कि ये धरती के ऊपर जो रहस्यमय चीजें हैं वो जानने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं होगी। आप देखते होंगे कि बहुत जगह पे रहस्यमय चीजें हैं कि जो वाटरफॉल है वो नीचू पानी गिरने की जगह पे ऊपर ही आता है। बंबई में अगर लोनावाला में आप चले जाइए तो लोहगढ़ है, लोहगढ़ में ऐसा वाटरफॉल है वो लोनावाला में। फिर आप चले जाए लद्दाख में तो वहां पे आप ढलांग ऊपर चढ़ेंगे तो आपको एक्सीलेटर नहीं देना है गाड़ी को, अपने आप गाड़ी ऊपर चढ़ने लगती है। और ऊपर से अगर आप नीचे उतर रहे हैं तो आपको एक्सीलेटर देना पड़ता है। फिर ये बर्मुडा ट्रायंगल है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जहाज, एरोप्लेन सब अंदर डूब जाते हैं। तो ऐसी बहुत ही सारी रहस्यमय चीजें जाननी है आपको, तो आपका नेपच्यून पावरफुल होना चाहिए। आपका नेपच्यून अगर पावरफुल है तो आप बहुत ही अच्छी तरह एक अच्छे ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि कुंडली के अंदर जो गूढ़ता छुपी है, यानी सस्पेंस, रहस्य छुपा है, वो जानने के लिए नेपच्यून आपका अगर पावरफुल है तो ही आप जान सकते हैं। हर्षल का काम क्या है,
तो क्या हर्षल का काम, एक सिंपल ही बात मैं बोलूं कि हर्षल का काम है किसी चीज को तोड़ के नया बनाना, किसी चीज को तोड़ के नया बनाना। आपको पता होगा कि 2011 मार्च 2011 में जापान में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सुनामी आया था। तो उस समय पे जापान की कुंडली के अंदर, यह मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उस समय पे जापान की कुंडली के अंदर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हर्षल का प्रवेश हुआ था और सुनामी आया था। तो उसने जापान को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को खत्म कर दिया और वापिस उसका रीडेवलप हुआ। फिर यहाँ पे जैसे कि कोई इंटीरियर डेकोरेटर है, तो इंटीरियर डेकोरेटर है तो उसका हर्षल बहुत पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि वो इंटीरियर डेकोरेटर पूरे घर को तोड़ देता है, पूरी ऑफिस को तोड़ देता है, उसको रिनोवेट करता है, उसके लिए हर्षल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केतु क्यों? तो केतु से हम क्या जान सकते हैं? तो कि केतु से हम ये जान सकते हैं कि आपकी गत जन्म की रही हुई अधूरी इच्छा है। तो हम, अगर मेरा केतु अच्छा है तो मैं लोगों के बारे में उनका केतु देख के मैं ये जान सकता हूं कि भाई उनकी क्या इच्छा है अधूरी रह गई है। यानी केतु क्या देता है? तो केतु हमेशा तड़प देता है। तो ये तड़प आपको है ना ज्योतिष सीखने के लिए मजबूर करती है। उसके लिए मेरे हिसाब से अगर आपकी कुंडली के अंदर केतु, हर्षल और नेपच्यून अगर पावरफुल है तो आप बहुत ही अच्छे एक ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मेरी जो नोट्स है उसमें दिया हुआ है, अगर आपको वैदिक ज्योतिष अगर आपको सीखना है तो आपका नेपच्यून बहुत ही प्रबल होना चाहिए। अगर साइना ज्योतिष अगर आपको सीखना है तो आपका हर्षल बहुत ही प्रबल होना चाहिए। निर्यन पद्धति किसके ऊपर आधारित है? तो निर्यन पद्धति है आध्यात्मिक पद्धति के ऊपर आधारित है। निर्यन पद्धति आध्यात्मिकता के ऊपर आधारित है। केपी पद्धति किसके ऊपर आधारित है? तो केपी पद्धति हमारे सिद्धांत के ऊपर आधारित है, यानी उनके जो नीति नियम दिए हैं उसके ऊपर आधारित है। अभी ज्योतिष शास्त्र में, अभी हम बेसिक पे आ जाते हैं, ज्योतिष शास्त्र में हमें क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले ये जानिए, ज्योतिष शास्त्र 3 खंडों में विभाजित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र 3 खंडों में विभाजित किया है। पहला खंड है सिद्धांत खंड, दूसरा खंड है फलित खंड और तीसरा खंड है समाधान खंड। ये मेरी किताब में मैंने दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा चार्ट बना के दिया हुआ है। अभी पहला जो खंड है सिद्धांत खंड, तो सिद्धांत खंड क्या है? तो सिद्धांत खंड के अंदर आपको ग्रह है, राशि है, नक्षत्र है आदि के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा जो है, यहाँ पे ये देखिए, ये चार्ट आपके सामने रखा हुआ है, ये चार्ट आपको दिया हुआ है। आप जिनका पेमेंट लास्ट वीक में आ गया है उनको ऑलरेडी बुक मैंने सेंड कर दी है, और जिनका पेमेंट अभी लेटेस्ट में आया है उनको ये बुके 1-2 दिन के अंदर कुरियर द्वारा भेजी जाएंगी। ये जो फलित खंड है, देखो सिद्धांत खंड है, सिद्धांत खंड के अंदर हमें क्या जानना है? तो सिद्धांत खंड के अंदर हमें राशियों, ग्रहों, उपग्रहों, अभी उपग्रह क्या, क्यों उपग्रह? अभी सूर्य का एक उपग्रह, ये जो ज्योतिष जानते हैं उनके लिए मैं बात करता हूं, जो नहीं जानते वो भी समझ लीजिए। सूर्य का एक उपग्रह है धूमकेतु। अभी ये जो धूमकेतु नाम का जो उसका उपग्रह है, अगर किसी को विवाह में बहुत ही अड़चन आ रही है, किसी के विवाह होके टूट रहे हैं, या तो किसी स्त्री का या तो पुरुष की ऑपोजिट पार्टनर का डेथ हो रहा है, तो ये जो उपग्रह का मैं जो जिक्र कर रहा हूं, वो उपग्रह के लेके आप अगर प्रेडिक्शन पार्ट करते हैं ना, तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएगा कि भाई वो व्यक्ति की मृत्यु क्यों हुई, इनकी एंगेजमेंट ब्रेक क्यों हुई, इनका विवाह क्यों ब्रेक हुआ, तो वो चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरह मिल जाएंगी। उसके बाद हम आते हैं फलित खंड। तो सिद्धांत खंड के अंदर जो आपको दिया हुआ है, जैसे मैंने दी हुई है, राशि है, ग्रह है, उपग्रह है, तो इनके द्वारा और नक्षत्रों के द्वारा जीवन में होने वाली घटना, इसके द्वारा, यानी सिद्धांत खंड के अंदर मैंने जो दिया है उसके द्वारा, यानी राशि, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, इनके द्वारा फलित यानी फल कथन करना, तो उनके द्वारा मुझे फल कथन किस तरह किया जाता है वो फलित खंड के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे मैं देखो, हम थोड़े इसके बाद हम हमारा एडवांस जो ले जाएंगे ना,
उसमें मैं आपको है ना बहुत ही इजी तरह से, बहुत ही इजी टेक्निक से प्रेडिक्शन पार्ट में बताऊंगा। बहुत ही, यहाँ पे हम जब 4 डे पे आएंगे तो 4 डे पे मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, बहुत ही इजी मेथड से आपको प्रेडिक्शन पार्ट बताऊंगा। आप ये थोड़ा बेस, थोड़ा आज मैं जो पढ़ा रहा हूं ना वो बेस आप रिवाइज करना, कल जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी बेस आप रिवाइज करना। फिर आता है समाधान खंड। तो ये समाधान खंड में क्या आता है, तो समाधान खंड के अंदर ज्यादातर रेमेडीज आती है, ज्यादातर रेमेडीज आती है। तो ये रेमेडीज जो दी हुई है वो समाधान खंड के अंदर दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि पूजा पाठ, अर्चना, मंत्र यंत्र, उपासना, होम हवन, यज्ञ, दान, ये देखो इस सभी से मुझे फायदा होगा, इस सभी से मुझे फायदा होगा। लेकिन मैं एक ही बात बता देता हूं, ये सब चीज करने की बजाय आपका जो चंद्र नक्षत्र है, आपका जो चंद्र नक्षत्र है उसका जो वृक्ष है, उस वृक्ष की आप पूजा कीजिए। उस वृक्ष की एक डाली की एक तिनका भी मत तोड़िए, तो आपको इससे जो फायदा होगा उससे 10 गुना फायदा उससे होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये समाधान खंड। अभी इसके अंदर अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम इसके अंदर मैंने जैसे कि बताया कि केपी के अंदर केपी किसके ऊपर डिपेंड है, तो केपी सिद्धांत के ऊपर डिपेंड है। अभी यहाँ पे मैं जो नए जो ज्योतिष के लिए जो नए लोगों ने वर्क ज्वाइन किया है उनको मैं, और जो पुराने लोग हैं उनको भी एक मैं बता देता हूं कि हमेशा जब आप कुंडली बनाते हो तो भले कंप्यूटर कुंडली बनाओ, भले कंप्यूटर कुंडली बनाओ, मैं ना नहीं बोलूंगा, आप सॉफ्टवेयर ले लीजिए, जो भी सॉफ्टवेयर लेना है ले लीजिए। लेकिन एक ही ध्यान रखिए कि आप जो देश काल में रहते हैं, यानी जो देश में रहते हैं, उस देश का आपके पास पंचांग होना चाहिए। उस पंचांग के अंदर आपके देश के पर्टिकुलर आजू बाजू सराउंडिंग के सभी के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखांश दिए होंगे। ये अक्षांश रेखांश आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता नहीं है और आपने कुंडली बनाई आपने, समझो अभी चंद्रशेखर जी ने कुंडली बनाई उड़ीसा की, और उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ गए बंबई के, उन्होंने प्लेस चेंज नहीं की, उन्होंने प्लेस चेंज नहीं की और उधर आ गया बंबई के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ गए, तो बालक का जन्म लग्न भी बदल जाएगा, जन्म राशि भी बदल जाएगी। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी ऊपर से लेके नीचू, यानी मध्य कश्मीर ऊपर से लेके आप नीचू जाएंगे कन्याकुमारी तक, ऐसे खड़ी 2 लाइन में, जहां पे हम दिखाते हैं कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे एक सीधी लाइन में आते हैं, वो उस तरह 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी पूर्व भाग और पश्चिम भाग। अगर आपका पूर्व भाग में जन्म हुआ है और पश्चिम भाग में जन्म हुआ है तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स में प्लस माइनस करना पड़ता है मैन्युअली। अगर हम करते हैं तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में प्लस माइनस करना पड़ता है अगर हम मैन्युअली करते हैं तो यहाँ पे मैं एक बात आपको जरूर बताऊंगा कि जब भी आप कंप्यूटर से कुंडली बनाते हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखना कि आप मैन्युअली लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखांश चेक करेंगे, और अक्षांश रेखांश चेक करके अगर वो सही मिला तो ही आप कुंडली को आगे बढ़ाएंगे, कुंडली आगे बनाएंगे। उसके लिए देखो मैं ना, मेरे जो प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं मैं उनको रेकमेंड करता हूं कि आप पर्सनल लेवल पे थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पार्ट्स को सीखिए, पर्सनल लेवल पे थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पार्ट्स को सीखिए। तो ये कुंडली की बात हुई। फिर ज्योतिष शास्त्र, अभी हमारा ये जो ज्योतिष शास्त्र है उसको वेदों का 6ठा अंग माना गया है। हमारे जो इतने वेद है, हमारे इतने पुराण है, 18 पुराण है, 4 वेद है, तो ये इसका 6ठा अंग माना गया है। और हमारे प्राचीन समय में हिंदुस्तान के अंदर हर जगह ये ज्योतिष का उपयोग किया जाता था। मैं टूर्स एंड ट्रेवल लाइन से हूँ, लेकिन मेरा जो शौक है घूमना फिरना है। मैं महीने में 15 दिन आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ। आउट ऑफ स्टेशन के साथ साथ मैं रिसर्च के लिए भी आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु पे रिसर्च करता हूँ। तो मुझे पता है कि कौन से स्थान के अंदर क्या सिचुएशन थी, वहाँ ज्योतिष का उपयोग किस तरह किया जाता था। अभी रिसेंटली मैं पूना गया था। पूना में पार्वती हिल करके, जो पूना के होंगे उनको मालूम है, पार्वती हिल करके है, और वहाँ पे बाजीराव के जो म्यूजियम है उसके अंदर वहाँ पे उनकी कुंडली वगैरह रखी हुई है, और उन्होंने हिंदुस्तान का मैप भी बनाया हुआ है, जो मेरे हिसाब से वो मैप गलत है, क्योंकि उन्होंने जो हिंदुस्तान का मैप बना के रखा है कि पहला हिंदुस्तान, नो डाउट हिंदुस्तान इतना था, उन्होंने जो दिया है मैप बराबर है, लेकिन ये पर्टिकुलर पोर्शन
पर्टिकुलर मीन्स इन लोगों के पास था, कोई बोले मोमेडियन के पास था, तो कोई बोले कि महाराष्ट्र के पास था। तो ये उसमें थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन वहां से मैं बहुत जन की कुंडली लेके आया हूं। अगर कोई अहमदनगर जाता है तो अहमदनगर के म्यूजियम के अंदर विश्व की सबसे बड़ी कुंडली रखी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी कुंडली रखी हुई है अहमदनगर, जो महाराष्ट्र के अंदर है और नगर के नाम से जाना जाता है, नगर के नाम से जाना जाता है। तो अहमदनगर से कोई है तो वहां पे म्यूजियम में अब आप देखिए आइए, विश्व की सबसे बड़ी कुंडली वहां पे रखी हुई है। अभी मैंने कहा कि जैसे ये शास्त्र पूर्ण जन्म को मानता है, आपने किए हुए गत जन्म के कर्म आपको कैसे पता चलेंगे? आप चंद्रशेखर जी बता सकते हैं कि आपने गत जन्म में किए हुए कर्म पता कर सकते हैं कुंडली से? आपको पता है कि कौन सी खाली मुंडी यूं यूं कर दीजिए, मुझे पता कर चल सकता है कि नहीं? पता चल सकता है। तो उसके लिए आप कौन सी कुंडली देखेंगे? लग्न कुंडली देखेंगे? मुंडी हिला दीजिए, हाँ कि ना? नहीं। तो यहां पे मैं आपको बताऊं कि हमें हमारे गत जन्म के कर्म, इस जन्म में हम क्या कर्म करने वाले हैं और हमने क्या कर्म किया है, उसके लिए हमारे शास्त्रकारों ने एक कुंडली का निर्माण किया हुआ है, जो D60 यानी सृष्टियांश कुंडली के नाम से जानी जाती है। और शास्त्रकारों ने इसको बहुत ही ज्यादा महत्व दिया हुआ है। हर 2 मिनट में लग्न चेंज होता है, इसमें हर 2 मिनट में लग्न चेंज होता है। तो हमारे शास्त्रकारों ने इनको सबसे ज्यादा महत्व दिया हुआ है। और ये सृष्टियांश कुंडली के माध्यम से हमारे हम गत जन्म के संचित कर्म, हमने गत जन्म के कर्म जो हमारे कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, वो संचित कर्म हम जान सकते हैं। फिर हमने ये जन्म में क्या कर्म किए हैं ये भी हम जान सकते हैं ये कुंडली के माध्यम से। तो मैं कहूंगा कि आप एक अच्छे ज्योतिष बनना चाहते हैं तो यहाँ पे जो मैं जिक्र करता हूं वो कुंडली को प्राधान्य दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए। जब आप प्रेडिक्शन पार्ट को लेते हैं तो आपको लग्न कुंडली को तो देखना ही है, लेकिन लग्न कुंडली के साथ चलित कुंडली भी देखनी है, नवमांश कुंडली भी देखनी है, लेकिन ये सृष्टियांश कुंडली को भी इंपॉर्टेंट दीजिए। अभी हमारा जो संपूर्ण जीवन है वो, यहाँ पे मैंने कर्म के ऊपर थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। हमारा जो संपूर्ण जीवन है वो हमारा कर्म के ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पे 3 प्रकार के कर्म मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। एक तो संचित कर्म है, प्रारंभ कर्म है और क्रियामन कर्म है। और क्रियामन कर्म ये और फर्दर 3 भागों में डिवाइडेड हुआ है। अभी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई संचित कर्म हम कुंडली से कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अभी संचित कर्म को मुझे देखना है तो हमारी कुंडली के अंदर बनते हुए सभी जो योग है, जैसे हम कहेंगे कि लोग ऐसे कहेंगे कि कालसर्प दोष का एक योग बन रहा है, कोई कहेंगे कि पंच महापुरुष योग बन रहा है। तो ये जो हमारे कर्म जो गत जन्म के कर्म है उसके माध्यम से हमारी कुंडली के अंदर योगों की रचना होती है। यानी जो संचित कर्म है वो संचित कर्म के माध्यम से हमारी कुंडली में योगों की रचना होती है। उसके बाद हम आते हैं प्रारंभ कर्म। तो ये प्रारंभ कर्म जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं? तो ये हम प्रारंभ कर्म जानने के लिए हमें हमारी कुंडली के अंदर महादशा अंतरदशा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। महादशा अंतरदशा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। फिर हमें जानना है कि क्रियामन कर्म हमें कैसे पता चलेंगे। तो क्रियामन कर्म हमारे गोचर के जो करंट ट्रांजिट्स के प्लेनेट है उससे हमें पता चलेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए जो नए स्टूडेंट है उसके लिए, लेकिन ये मैंने प्रारंभ में ही, मेरी पुस्तक में प्रारंभ में ही दिया है। क्यों? क्योंकि इसके बिना हम आगे ज्योतिष पढ़ ही नहीं सकते, इसके बिना हम आगे ज्योतिष पढ़ ही नहीं सकते। अभी ज्योतिष के लिए हमें क्या, ज्योतिष पढ़ने के लिए हमें क्या, किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? तो सबसे पहले, हाँ बोलो। हाँ पूछो। हाँ 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 आप। अभी सबसे पहले हम लोग आते हैं कि जन्म कुंडली
का निर्माण किस तरह किया जाता है, गोचर के ग्रह क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, जन्म कुंडली का निर्माण किस तरह किया जाता है, लग्न कुंडली किस तरह बनती है, चंद्र कुंडली किस तरह यानी चंद्र राशि किस तरह लिखी जाती है। सबसे पहले ये बेसिक है जो हमें जानना है कि हमारी कुंडली का निर्माण कैसे होगा। ज्योतिष पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञान होना चाहिए, तो ज्योतिष पढ़ने से पहले हमें 12 स्थान यानी हमारी कुंडली जो बनती है उसमें 12 खाना है, 12 खाने हैं, वो 12 खाने, 12 राशि, जो खाने में बोल रहा हूं वो स्थान है, भाव है, फिर 12 राशियां, फिर 12 ग्रह। देखो आप निर्यन ज्योतिष के अंदर सिर्फ 9 ग्रह का जिक्र सुनेंगे और 9 ग्रह पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने ये जो मेरी किताब है उसमें मैंने कुछ थोड़ा बहुत पाठ हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो के ऊपर भी दिया हुआ है, तो आप थोड़ा बहुत उसको रिफर करना। और इसके एडवांस में हम हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, राहु, केतु को सबसे ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये तो आपको डिटेल्स है ना, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी, लेकिन हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, राहु, केतु के ऊपर आपको डिटेल्स नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हम जब एडवांस में जाएंगे तो हम राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है ज्योतिष के अंदर, आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। हमें ज्योतिष के अंदर 12 राशियां यानी 12 जोडिएक साइन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां। अभी राशियों के बारे में मैं आपको एक छोटा सा छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। ये जो 12 राशियां है ये हमारे हिंदुस्तान की देन नहीं है। हम सुबह उठ के न्यूज़पेपर में 12 राशियों से हमारा फल कथन पढ़ते हैं। तो क्या मेरी कर्क राशि है, आपकी कर्क राशि है, तो सबका एक ही सरी का फल कथन है? तो वो फल कथन कैसे किया जाता है वो जरा हम एडवांस में देखेंगे, लेकिन क्या एक ही सरी का फल कथन है? नहीं। तो ये 12 राशियों का उद्भव कहां हुआ? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सम्राट सिकंदर ने जब आक्रमण किया तब वो उनके बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों को यहां लेके आए थे, और उन्होंने जब आक्रमण किया तब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान का ज्योतिष सब्जेक्ट उनके ज्योतिष सब्जेक्ट से बहुत ही विशाल है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्राचीन समय में नक्षत्र के माध्यम से फल कथन किया जाता था, और वो नक्षत्र से माध्यम से फल किया जाता फल कथन आज विश्व ने अपनाया है। तो आप सोच सकते हो कि हमारा जो ज्योतिष का जो पार्ट है वो कितना माइनर है। आप सोच सकते हो कि नक्षत्र के माध्यम से किया हुआ फल कथन हमें एकदम बारीक से बारीक जानकारी दे सकता है, एकदम बारीक से बारीक जानकारी दे सकता है। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्राचीन समय में नक्षत्र के माध्यम से फल कथन किया जाता था। जब सम्राट सिकंदर जी का आगमन हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुआ, तभी उनके ज्योतिषाचार्यों और हमारे ज्योतिषाचार्यों ने गुफ्तगू की, और गुफ्तगू करके उन्होंने हमारे ज्योतिषाचार्यों के सामने ये 12 राशियों का जिक्र किया। तो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने वो 12 राशियां और हमारे 27 नक्षत्र को दोनों को मिला दिया। अभी हम 27 नक्षत्र को 12 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा। तो हमारे ज्योतिषाचार्य देखिए कितने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने क्या किया, एक नक्षत्र है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने। सब लोगों को दिख रहा है ना शेखर जी? एक नक्षत्र है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी 27 नक्षत्र है, मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 108, इज इक्वल टू 108। अभी ये 108 हुआ, ये हमारी जब कुंडली बनती है, देखो मैं कुंडली बनाने की मेरी जो टेक्निक है वो टेक्निक ध्यान में रखना, क्योंकि ये कुंडली बनाने की एक्चुअल टेक्निक है। लोग क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ऐसे 2 क्रॉस मार देते हैं, फिर ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं है, पहले ये स्क्वायर करना है, फिर ये एक लाइन, फिर ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन,
फिर ऐसे और ऐसे। तो हमारे शास्त्रकारों ने क्या किया, ये 27 नक्षत्र के 4 भाग कर दिए, यानी 108 पार्ट हो गए। अभी ये 108 पार्ट को ये 12 भाव है, यानी 12 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाग, 108 को डिवाइड बाय 12 कर दिया, यानी 9 भाग। यानी एक नक्षत्र के 4 भाग, दूसरे नक्षत्र के 4 भाग और तीसरे नक्षत्र का 1 भाग ये खाने में, पहले खाने में आ गया। फिर तीसरे नक्षत्र के 3 भाग बचे, वो दूसरे खाने में आए। उसी तरह ये 27 नक्षत्र को ये कुंडली के अंदर डिवीजन कर दिया, यानी ये 12 राशियों के अंदर उन्होंने ये डिवाइड कर दिया। और डिवीजन करके उन्होंने प्रेडिक्शन पार्ट को, देखिए आप बोलोगे कि मेरा मेष लग्न है, तो मेष लग्न में कितने प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। मेरी बात ये नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी आज नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैंने उनको फेस टू फेस नहीं देखा है, चेतन भाई ने देखा होगा फेस टू फेस। यहाँ पे मुझे 2-3 जन दिख रहे हैं फेस टू फेस। तो जितने भी मेरे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हुए होंगे, उनको मैं 26,000 साल के बाद पहली बार देख रहा हूं। कितने साल के बाद? 26,000 ईयर के बाद। ये पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर किसी को समझना है तो मेरे को बोलना, मैं प्राइवेटली आपको, आप ग्रुप में डाल देना, मैं पर्सनली समझा दूंगा 26,000 ईयर कैसे होता है। तो ये जो 27, ये जो 12 राशियां है, 12 खाने हैं, ये 12 खाने के अंदर ये 27 नक्षत्र को उन्होंने डिवाइड कर दिया और ये 27 नक्षत्र से उन्होंने प्रेडिक्शन का पार्ट प्रारंभ किया। एक राशि के अंदर आपको कितने प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे? तो एक राशि के अंदर आपको पूरे 9 प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। कितने व्यक्ति मिलेंगे? 9 प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। और आप जैसे दिखते हो, आपकी जो स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी है, आप जैसे दिखते हो, आपकी प्रकृति नहीं, आपके गुण नहीं, लेकिन आप जैसे दिखते हो, आपके जैसे बाल है, आपके जैसे कान नाक, इक्वल टू इक्वल आपके जैसे पूरे विश्व के अंदर 6 आदमी मिलेंगे। पूरे विश्व के अंदर, ये भी हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं ये 6 आदमी कैसे कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक राशि में 9 प्रकार के व्यक्ति देखने मिलते हैं एक राशि में। यानी हमें क्या पढ़ना है? 12 राशियां पढ़नी है। 12 राशियां। अभी ये जो पूरा आसमान है वो कितनी डिग्री का है? तो जनरल 360 डिग्री का आसमान है। और ये हमारा पूरा आसमान है, ये हमारा पूरा आसमान है। ये पूरा आसमान 360 डिग्री का है। तो ये एक जो खाना है, यानी ये एक जो स्थान है, वो कितने डिग्री का है? तो कि 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? तो 30 डिग्री का है। तो अब 1230 जा 360 डिग्री हो गई। 1230 जा 360। यानी हमें ज्योतिष के अंदर क्या पढ़ना है? हमें 12 राशियां पढ़नी है। 12 राशियां यानी 12 लग्न पढ़ने हैं और 12 आपकी जन्म की राशियां पढ़नी है। अभी लग्न हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये ज्योतिष का बिगिनिंग पार्ट है। लग्न हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे मैंने किताब में तो बहुत ही अच्छी तरह डायग्राम ड्रॉ करके दिया हुआ है, फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। जब बालक का जन्म होता है तब पूर्व की क्षितिज यानी वहां जहां पर धरती और आसमान मिलते हैं, जहां पर धरती और आसमान मिलते हैं, पूर्व की क्षितिज यानी जहां पर धरती और आसमान मिलते हैं। ऐसे धरती और आसमान आपको कहीं भी मिलते हुए नहीं देख नहीं पाओगे, क्योंकि आप और उधर वो पूर्व की क्षितिज पर वहां पर पहुंचोगे तो आपको और आगे वो पूर्व की क्षितिज दिखेगी। यानी हमें इमेजिनरी, काल्पनिक, ये धरती है और ये आसमान है, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है। अभी यहां पर ये बालक का जब जन्म होता है, बालक का जब जन्म होता है तब पूर्व की क्षितिज यानी ईस्ट डायरेक्शन में, यहां पर जहां पर धरती और आसमान मिलते हैं, यहां पर जो राशि उदित होती है, हमारी कितनी राशि है? तो कि 12 राशि है।
12 राशि में से जो राशि उदित होती है और वो जो डिग्री पे उदित होती है, 12 राशि उदित होती है और वो जो डिग्री पे उदित होती है, मेरी बात सुनो, एक राशि 30 डिग्री की है, एक राशि 30 डिग्री की है, 30 डिग्री की है। और जब बालक का जन्म होता है उस समय पे वो 1 से लेके 30 डिग्री के बीच में उस राशि के अंदर पैदा होता है। और वो जो डिग्री पे पैदा होता है वो डिग्री कौन से नक्षत्र में आती है ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये अभी आपके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन मैं खाली आपको बता रहा हूं, वो जानना जरूरी है कौन से नक्षत्र में आता है। फिलहाल तो हम यही देखते हैं कि जो राशि उदित होती है, हम एज्यूम करते हैं, मैंने किताब के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पे कर्क राशि उदित हो रही है। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे इस जो स्काई है और जहाँ पे सूर्य है वहां पे मैंने चौकड़ी मारी हुई है। तो आप देखेंगे कि वहां पे कर्क राशि, यहाँ पे तो लिखा नहीं है लेकिन आपकी बुक में जो डायग्राम दिया है उसमें वो लिखा हुआ है, यहाँ पे कर्क राशि उदित हो रही है। तो कर्क राशि उदित हो रही है तो ये जातक का जन्म लग्न कर्क होगा। तो यहाँ पे मेरे कर्क लग्न कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताता हूं। ये रेवा देजो चेतन भाई, पिक्चर जरा रेवा देजो। अभी यहाँ पे दिखाया कि ईस्ट डायरेक्शन में जहां पे चौकड़ी मारी हुई है वहां पे कर्क राशि उदित होती है। तो ये कुंडली में हम कर्क राशि कहां लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसी कुंडली बनानी है और यहाँ पे लिखना है ल। ल यानी लग्न। लग्न का मतलब होता है संधि, यानी दो चीजों का मिलन। यहाँ पे किस चीज का मिलन हो रहा है? तो कि धरती और आत्मा का, धरती और आसमान का मिलन हो रहा है। लग्न यानी एक स्त्री और पुरुष का मिलन हो रहा है, यानी एक जोड़े का मिलन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें धरती और आसमान का मिलन हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे हमें ल लिखना है। अभी ये ल लिखने के बाद जो राशि उदित होती है, चेतन भाई पिक्चर रख जो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो चौकड़ी मारी हुई है वहां पे कर्क राशि उदित हो रही है। तो कर्क राशि का अंक है 4, चौथे क्रमांक पर आती है कर्क राशि। तो यहाँ पे मैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अभी यहाँ पे ये सवाल उठता है कि मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों राशियां लिखी? यहाँ पे ये सवाल उठेगा कि मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज राशियां क्यों लिखी। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ये सूर्य है और सूर्य के सराउंडिंग सभी ग्रह घूमते हैं। ये सूर्य है, सूर्य के सराउंडिंग सभी ग्रह घूमते हैं। तो जो सभी ग्रह और सभी जो राशियां जो घूमती है वो ये पश्चिम दिशा है, यानी वेस्ट डायरेक्शन है, और ये ईस्ट डायरेक्शन है। उसका ब्रह्मण मार्ग वेस्ट से ईस्ट की ओर इस तरह जाता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है। इसी वजह से हमें सभी राशियां एंटी क्लॉकवाइज लिखनी है, हमें सभी राशियां एंटी क्लॉकवाइज लिखनी है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बालक का जब जन्म होता है तब पूर्व की क्षितिज के ऊपर जो राशि उदित होती है वो राशि का बालक का जन्म लग्न होता है। और वो जन्म लग्न, ये फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट हाउस है, ये फर्स्ट हाउस में लिखा जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि बालक के जन्म समय पे कर्क राशि उदित हो रही है, तो मैंने यहाँ पे कर्क राशि लिखी और उसके बाद बाकी की सभी राशियां मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिखी। एंटी क्लॉकवाइज इसके लिए लिखी क्योंकि सूर्य के सराउंडिंग जितने भी प्लैनेट्स, उस प्लैनेट के अंदर हमारी धरती भी आ जाती है। वो धरती का भ्रमण पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, वो
धरती का भ्रमण और दूसरे प्लेनेट और हमारी राशियों का जो भ्रमण है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। उसीलिए मैंने ये सभी राशियां एंटी क्लॉकवाइज लिखी। चलू मैं अभी आगे चलता हूं, तो ये जो है, ये बालक का जन्म लग्न हुआ। क्या हुआ? तो कि बालक का जन्म लग्न हुआ। एक जन्म लग्न से हमें क्या पता चलता है? तो कि जन्म लग्न से हमें पता चलता है बालक के प्राकृतिक गुण जो जिंदगी में कभी नहीं बदलते। हमारे जो प्राकृतिक गुण है वो जिंदगी में कभी नहीं बदलते हैं। तो कब बदलते हैं? तो जब हमारी मृत्यु होने वाली होती है उसके 8 महीने पहले हमारे जीवन मीन्स हमारे अंदर हमारे जो प्राकृतिक गुण है उसके अंदर बदलाव आने लगता है, और वो बदलाव हमें सूचित करता है कि अभी हमारी मृत्यु बहुत ही करीब है। जैसे बदलाव का है कि एक आदमी बातों बातों में गुस्सा करता है, लेकिन देखते हैं कि कुछ समय ऐसी चीज देखने में आती है कि अभी उसने गुस्सा करना कम कर दिया। तो समझ लीजिए कि ये बदलाव सूचित कर रहा है कि उसकी मृत्यु की घड़ी यानी समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। यानी 8 महीने के अंदर वो व्यक्ति की मृत्यु के योग प्रबल बन रहे हैं। 8 महीने में वो व्यक्ति के मृत्यु के योग प्रबल बन रहे हैं। यानी ये जो पहले स्थान में जो राशि है उससे हमारी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, इसे हम तनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तनुभाव कहते हैं। इससे हमारी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी हमें पता चलती है कि हमारी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी कैसी रहेगी, हमारे प्राकृतिक गुण कैसे रहेंगे। अभी यहाँ पे ये कर्क राशि है, यानी ये जल तत्व की राशि हुई। जल तत्व यानी बहुत ही इमोशनल हो गया ये व्यक्ति। इसका स्वामी कौन है? तो कि इसका स्वामी चंद्र है। यानी ये कोई भी चीज मन के ऊपर तुरंत ही ले लेते होंगे। इसको गुस्सा करोगे तो आपसे मीन्स एकदम बौखला जाएंगे, गुस्सा करोगे तो रोने लगेंगे, बड़े बड़े आंसू निकलने लगेंगे। तो हमें ये जो चीजें पता करनी है सामने वाले के बारे में, हमारे पास कुंडली नहीं है, सामने वाले के बारे में हमें पता करनी है। उसका बिहेवियर आप देखो, उसकी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी देखो, आप बोल दोगे कि भाई इसका ये लग्न है। आपने अमिताभ बच्चन जी को देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी को देखा होगा, उनकी हाइट देख लीजिए। हाइट के बाद आप देखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी में उसका जो कमर से नीचे का भाग लंबा है और ऊपर का भाग शॉर्ट है। तो वो क्या सूचित करता है? तो कि वो व्यक्ति का वृश्चिक लग्न होगा या तो वृश्चिक राशि होगी। आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लेना। तो इससे हमें ये पता चलता है। फिर इसके बाद आगे चले तो इसके बाद जब बालक के जन्म समय पे पूर्व की स्थिति पे जो राशि उदित होती है वो बालक का जन्म लग्न होता है, और उसी समय पे जो राशि के अंदर चंद्रमा स्थित होता है, यानी चंद्रमा जो बैठा होता है, गोचर का चंद्रमा जो राशि के अंदर बैठा है। अभी गोचर किसको कहते हैं? तो कि करंट ट्रांजिट, आज के समय में आसमान में कहां पर ग्रहों का भ्रमण हो रहा है। देखो, हर रोज आप ग्रह निरीक्षण करो, आप कहीं भी रहते हो, इस डायरेक्शन में आप देखोगे तो आपको अभी के समय में शुक्र एकदम चमकता हुआ तारा दिखेगा। शुक्र एकदम चमकता हुआ दिखेगा ईस्ट डायरेक्शन में, सॉरी ईस्ट में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से थोड़ा अंदर की साइड पे आपको शुक्र चमकता हुआ दिखेगा। मैं तो हर रोज देखता हूं। अभी तो बारिश की मौसम आ गई है तो अभी नहीं दिखता है, नहीं तो मैं तो हर रोज देखता हूं। मैंने बीच में मेरे डीपी में मीन्स मेरे स्टेटस पे भी वो रखा था, चंद्र और शुक्र की युति का मैंने स्टेटस भी रखा था। कल मैं आपको बोलूंगा, चेतन भाई को आपको दिखाएंगे, कल मैं चेतन भाई को बोलूंगा आपको दिखाएंगे कि आसमान में किस तरह पता चल सकता है। और ये जो बालक का जन्म लग्न होता है, वो लग्न से हम प्राकृतिक गुण, उसके स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी का पता चल सकता है। फिर उसके बाद उस समय पे चंद्रमा जो राशि में स्थित होता है वो बालक की जन्म राशि होती है, और उससे हम बालक का जन्म नाम यानी उसका नाम क्या है वो हम गिराते हैं। बालक का जन्म का नाम गिराते हैं कि भाई कौन सी राशि से उसका नाम गिरेगा। अभी देखो, जो राशियों के हिसाब से जो नाम दिए हैं वो बहुत ही कम दिए हैं। लेकिन अगर देखो, ज्यादातर मारवाड़ी जो समाज है
मारवाड़ी समाज जो है वो नक्षत्र के माध्यम, नक्षत्र पद्धति के ऊपर से ही नाम गिराते हैं। अभी हम एज्यूम करेंगे कि किसी का धनु लग्न आया, धनु लग्न के अंदर भे, भौरे का भ यानी उसमें भे आया, तो देखो उसका नाम होगा भेरुमल। आप ऐसे उसको पूछोगे कि भाई आपने भेरुमल क्यों गिराया, तो बता देंगे कि भाई अवकड़ा चक्र, यानी जो धनु राशि है, धनु राशि के अंदर भे अक्षर, यानी एक राशि के अंदर 9 अक्षर आते हैं और अक्षर के ऊपर से नाम, यानी हमारा जो बारकड़ी यानी हमारी पूर्ण वर्णमाला है वो उसके अंदर आ जाती है 12 राशियों के अंदर, और उसके ऊपर से हमारे नाम गिरते हैं और उसके ऊपर से हमारे नाम गिरते हैं। लेकिन आजकल शॉर्ट एंड सिंपल 12 राशियां में से कौन सी राशि आई, मेष आई, तो अ ल ई, तो एक्चुअल में अ ल ई अगर आप देखने जाएंगे तो आपको वो मेष राशि के अंदर अवकड़ा चक्र में कुछ मिलेगा ही नहीं उसके इससे रिलेटेड। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर मुझे मेरा एक्चुअल नाम गिराना है तो मुझे अवकड़ा चक्र यानी मेरे जो राशियों के जो 9 व्यंजन है उसके ऊपर से डिग्रीकली मुझे नाम गिराना चाहिए। तो आई विल गेट एग्जैक्ट प्रेडिक्शन ऑफ माय लाइफ, आई विल गेट एग्जैक्ट प्रेडिक्शन ऑफ माय लाइफ। तो बालक के जन्म समय पे जो राशि उदित होती है वो बालक का जन्म लग्न, और उस समय पे चंद्रमा जो राशि में होता है वो बालक का जन्म की राशि का, जन्म की राशि, यानी उससे हम नाम गिरा सकते हैं। और उसकी असर हमारे पर किधर रहती है, तो उसकी असर हमारे माइंड के ऊपर रहती है। यानी हम जो डेली चेंज करते हैं कि भाई आज हमने क्यों ये कलर के कपड़े पहने, आज मैंने क्यों ग्रे कलर का टी शर्ट पहना, तो आज मेरे माइंड के ऊपर कौन से ग्रह का ज्यादा आधिपत्य होगा, तो ये ग्रे कलर किसके अंडर में आता है, तो भाई ग्रे कलर राहु के अंदर में आता है, तो आज मेरे ऊपर राहु का आधिपत्य सबसे ज्यादा हो। मैंने काले कपड़े पहने होंगे तो शनि का आधिपत्य, लाल कपड़े पहने होंगे तो मंगल का आधिपत्य, सफेद कपड़े पहने होंगे तो चंद्र का आधिपत्य, पीले कपड़े पहने होंगे तो गुरु का आधिपत्य। यानी ये हमारा मन डेली चेंज होता है, हर रोज एक सरीखा मन नहीं रहता है। मैं मेरी बेटी को बहुत टाइम बोलता हूँ, मेरी बेटी कबाट खोलती है, फिर देखती है, बोलते आज ये कपड़ा पहनूं वो कपड़ा पहनूं, तो मेरे को मालूम है कि भाई उसकी कुंडली के अनुसार आज उसका चंद्रमा कहाँ है, उसका मन क्या कहेगा। तो मैं सीधा उसको बोलता बेटा तू वो हरा कलर पहन ले आज। तो बोलता है पापा आप कैसे बोल सकते हो मेरे को कि हरा कलर पहन लूं। मैं बोला पहनना है ना तेरे को, तू 4 जोड़ी निकाली लेकिन ये 5वां हरा तेरे को पसंद है ना, तो बोले हाँ। तो एक मन, यानी हमारा मन कैसा है ये जानना है तो हमें चंद्र राशि को जानना चाहिए। और ये डेली चेंज, डेली में यानी हमारी चंद्र राशि यानी हमारा चंद्रमा जो राशि में स्थित है वहां से कौन से स्थान में चंद्रमा है, उस हिसाब से हमारा माइंड एक्टिव होगा और उस हिसाब से हमारा माइंड चलेगा, उस हिसाब से हमारा माइंड चलेगा। तो हमें 12 राशियां, 12 ग्रह, मैंने 12 राशियों के नाम ले लिए, अभी 12 ग्रह के नाम मैं बोल देता हूं। सबसे पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य सोलर सिस्टम का राजा है, यानी उसको पिता की उपमा दी गई है। सूर्य सोलर सिस्टम का राजा है, उसको पिता की उपमा दी गई है। उसकी दृष्टि कैसी है, तो कि ऊपर दृष्टि है, वो नीचू नहीं देखेगा कभी। सूर्य वाला जातक किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। मेरा टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, मेरा ड्राइवर है, मुकेश नाम का ड्राइवर है, वो आके ऐसे खड़े रहता है, सेठ गाड़ी साफ हो गई क्या, तो मैं लेके जाऊं। मेरे पास सामने आके मेरे को पूछता है सेठ गाड़ी साफ हो गई क्या, यानी सेठ गाड़ी साफ करता है और आके ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़ा रहता है। मुझे मालूम है कि भाई वो सूर्य का जातक है, सिंह राशि है, तो उसका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा, उसका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। अगर आप टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस में हैं और आपको ड्राइवर रखना है, आपके पास गाड़ी, आपको ड्राइवर रखना है, वृश्चिक लग्न या तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति को ड्राइवर रख लो, वो जिंदगी भर आपकी गुलामी करेगा, जिंदगी भर आपकी गुलामी करेगा। तो जनरली मैं जब ड्राइवर अपॉइंट करता हूं तो मैं उनकी कुंडली मंगाता हूं, मैं उनकी कुंडली मंगाता हूं। तो 12 ग्रह है, 12 ग्रह में सबसे पहला ग्रह है सूर्य, दूसरा ग्रह है चंद्र। फिर अगर हम स्टेप वाइज जावे तो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। स्टेप वाइज जावे तो मैं यहां पे आपको ग्रहों की स्थिति बता देता हूं। सबसे पहला ग्रह है सूर्य, दूसरे नंबर पे है बुध, तीसरे नंबर पे है शुक्र, चौथे नंबर पर है पृथ्वी और उसके सराउंडिंग, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी है
और उसके सराउंडिंग चंद्र, चौथे नंबर पर सूर्य, फिर मंगल, फिर गुरु, फिर शनि, फिर राहु और केतु बाद में आते हैं। तो सबसे पहला कौन सा आएगा? तो क्या हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, फिर राहु और केतु। ये हमारे 12 ग्रह है। इसमें राहु और केतु यहाँ पे देखिए चेतन भाई ने रखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए चेतन भाई ने रखे हुए। इसमें राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह है, दे आर नॉट विजिबल, लेकिन उसको स्थान दिया हुआ है, ग्रह के हिसाब से स्थान दिया हुआ है। उसमें साइंटिफिक वे भी है और शास्त्र के अंदर इसकी स्टोरी भी है। आपको मालूम होगा कि समुद्र मंथन के समय पे कुछ मोहिनी जो थी, उन्होंने घड़ा लेके सबको ये जो अमृत पान कराने जा रहे थे, तब वो राक्षस राहु था, वो देवों के साइड में बैठ गए थे और चंद्र और सूर्य ने उसकी चुगली कर दी और उसका गला काट के उड़ा दिया और उसका गला पड़ा राक्षस योनि के अंदर, और जो उसका नीचे का धड़ हुआ वो देव योनि के अंदर, यानी केतु को मोक्ष का कारक कहा गया और राहु को राक्षस योनि में गिना गया। तो ये जो हमारे 12 ग्रह है, 12 ग्रह में क्रमवार ऐसे आएंगे। सूर्य पहला आएगा, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, पृथ्वी के सराउंडिंग चंद्र, फिर मंगल, गुरु, शनि, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, राहु, केतु। ये हमारे 12 ग्रह है, ये हमारे 12 ग्रह है। और ये ग्रह को, ये जो ग्रह है उसमें से मुख्य 7 ग्रह, तो मुख्य 7 ग्रह कौन से है? तो के सबसे पहला सूर्य, दूसरा बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल, गुरु और शनि, 1 2 4, ये 7 ग्रह है। ये 7 ग्रहों को 12 राशियों के बीच में डिवाइड किया गया है। ये मैंने यहाँ पे मेरे डिवीजन पार्ट में, मैंने बुक के अंदर बहुत ही, चेतन भाई जो पिक्चर जो मळे तो बताओ ने, बहुत ही अच्छी तरह मैंने यहाँ पे ड्राइंग करके आपको दिया हुआ है, डिवीजन यानी वो ग्रहों का डिवीजन करके मैंने दिया हुआ है। ये चित्र भी दिया हुआ है और मैंने 2 राशियों के कौन से स्वामी हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। तो हमें ये 12 ग्रह पढ़ने हैं, ये 12 ग्रह, 12 राशियां, 12 स्थान। अभी मैंने ग्रह बता दिए, राशियां बता दी, अभी ये ग्रह कैसे लिखे जाएंगे? तो ये ग्रह हम हमारी कुंडली में कैसे लिखेंगे? तो वो भी हमें एंटी क्लॉकवाइज लिखने हैं। ग्रह अभी हमने यहां पे देखा था कि कर्क राशि 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। अभी हमें अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्थानों का चार्ट लगाया हुआ है। तो ये स्थानों का चार्ट अभी हम देखेंगे तो ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। अभी यहाँ पे मैं बहुत ही आपको एंजॉयमेंट हो गया, इसी में आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ाता हूं मैं। पहले हम देख लेते हैं। तो ये 12 राशियों के अंदर हमें ग्रह कहाँ रखने हैं, हमें ग्रह कहाँ रखने हैं? तो जब बालक का जन्म होता है तब पूर्व की क्षितिज के ऊपर जो राशि उदित होती है वो उसका जन्म लग्न। अभी हम एज्यूम करते हैं कि बालक के जन्म के समय पर उसका चंद्रमा मीन राशि में था, तो यहाँ पे मैं मीन राशि के अंदर चंद्र ड्रॉ करता हूं। ये सिंबल जो है वो चंद्र का सिंबल है, ये सिंबल जो है वो चंद्र का सिंबल है। तो यहाँ पे मैंने वो चंद्र ड्रॉ किया। अभी हम देखेंगे कि जब बालक का जन्म हुआ तो बाकी के प्लैनेट कहाँ थे? तो कि बाकी के प्लैनेट हम एज्यूम कर लेते कि भाई सूर्य यहाँ था, बुध यहाँ था, शुक्र यहाँ था, मंगल यहाँ था, राहु यहाँ था, केतु यहाँ था। मैंने सब सिंबल ड्रॉ किए हुए। तो इस तरह हम प्लैनेट्स रखेंगे। तो प्लैनेट्स भी कैसे रखना चाहिए, रखने पड़ेंगे? तो हमें प्लैनेट्स भी एंटी क्लॉकवाइज रखने पड़ेंगे। प्लैनेट कैसे आएंगे? तो प्लैनेट्स भी एंटी क्लॉकवाइज ही आएंगे, क्लॉकवाइज नहीं आएंगे। क्लॉकवाइज भ्रमण करते हुए कौन से ग्रह होंगे? तो क्लॉकवाइज भ्रमण करते हुए 2 ही प्लैनेट होंगे, राहु और केतु, जिसको हम कहते हैं कि वक्री गति से चलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वक्री गति से यानी उल्टी गति से। एक्चुअल में वो क्लॉकवाइज चलते हैं, परंतु एस्ट्रोलॉजी की जो व्याख्या है, एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं
कि एंटी क्लॉकवाइज चलने वाले जो प्लैनेट्स है वो सही गति है और क्लॉकवाइज चलने वाले जो प्लैनेट है वो उल्टी गति है। यानी राहु और केतु हमेशा वक्र गति से यानी उल्टी गति से चलते हैं और बाकी सभी प्लैनेट ऐसे सीधी गति से चलते हैं, सीधी गति से चलते। अभी ये 12 राशियां हो गई, 12 ग्रह हो गए। अभी हम 12 स्थानों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। चेतन भाई 12 स्थानों लिस्ट रखो ना। अभी मैंने आपको बताया कि 12 स्थान है हमारी कुंडली के अंदर, 12 स्थान है। ये 12 स्थान यानी ये फर्स्ट हाउस है। यहां पे देखो, आपको यहां पे दिया हुआ है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 स्थान है। ये 12 स्थान का इंपॉर्टेंस क्या है अभी मैं आपको बता दूं। आपके परिवार की 4 पीढ़ी यानी 4 जनरेशन का फल कथन हम खाली आपकी कुंडली के ऊपर से कर सकते हैं। आपके परिवार की 4 जनरेशन का फल कथन हम आपकी कुंडली के ऊपर से कर सकते हैं। पहले मैं सिंपल बता रहा हूं, फिर हम थोड़ा डीप में जाएंगे। पहले मैं सिंपल बता रहा हूं। तो कि ये फर्स्ट हाउस है, ये फर्स्ट हाउस है। ये फर्स्ट हाउस यानी क्या? तो कि ये फर्स्ट हाउस यानी हम खुद। क्योंकि ये जो कुंडली बनी है वो किसकी बनी है? तो कि मेरी बनी है, मेरी बनी है। ये मेरा जन्म का समय, मेरी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से कुंडली बनी है। यानी पूर्व की क्षितिज ऊपर कौन सी राशि उदित हो रही है, तो यहाँ पे जो राशि उदित हो रही है वो मेरी राशि है, यानी मेरा लग्न है। यानी ये फर्स्ट हाउस यानी मैं स्वयं खुद। ये फर्स्ट हाउस यानी मैं स्वयं खुद। फिर मैं देखूंगा कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे माता पिता। मेरे माता पिता होगा तो ही मैं पैदा होऊंगा ना। तो ये मेरी माता है, ये मेरी माता है और ये मेरे पिता है। अभी देखो यहाँ पे मतांतर है। बहुत लोग पिता ये स्थान को भी मानते हैं, 9th को भी। तो 9th को पिता क्यों मानते हो, पिता क्यों मानते हो मैं आपको बताता हूं। 9th हाउस से ये हमारे पिता का स्थान है, लेकिन 9th हाउस से हमारे पिता हमारे लिए क्या छोड़ के गए, यानी विरासत में हमारे लिए हमारे पिता क्या छोड़ के गए। कि बहुत बड़ी तिजोरी छोड़ के गए, उसमें करोड़ों रुपया छोड़ के गए। कि बहुत बड़ी तिजोरी के अंदर खाली चवन्नी है, लेकिन उसकी गुडविल इतनी है कि मैं मार्केट में जाके खड़ा रहूं तो मेरे को 5 करोड़ मिल जाए। वो क्या छोड़ के गए मेरे पिता मेरे लिए? कि बहुत सारी मिलकत छोड़ के गए हैं या कि उसकी गुडविल छोड़ के गए? वो मुझे 9th हाउस से पता चलेगा। वो मुझे कहां से पता चलेगा? क्योंकि 9th हाउस से। तो ये मैं हूं, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है। तो ये मैं हूं, तो अभी मेरा भी विवाह होगा ना। तो ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है। अभी उसके बाद आते हैं कि भाई ये मैं, मेरी पत्नी, ये मेरे माता और मेरे पिता। अभी मेरा घर परिवार यानी मेरा परिवार, मेरा कुटुंब यानी मेरे चाचा चाची, मासा मौसी जो भी है, यानी मेरा परिवार। मेरा परिवार कहाँ है? क्योंकि मेरा परिवार यहां है। फिर मेरे पड़ोसी कहाँ हैं? हम कहेंगे कि मेरे पड़ोसी, ये मैं अभी आपके जो हमारे रिलेशन है उसको ही मैं यहाँ पे बता रहा हूं। मेरे पड़ोसी कौन है? तो ये स्थान है मेरे पड़ोसी का स्थान। फिर मेरे संतान, तो ये मेरा पहला संतान, ये मेरा पहले संतान का स्थान है। फिर हम आएंगे ननियाल पक्ष यानी मेरे मामा और मेरी मौसी, मेरे मामा और मेरी मौसी। तो ये मेरे मामा, मेरी मौसी यानी मेरा ननियाल पक्ष। यहां पे मेरी पत्नी तो आ गई, यहां पे मेरी पत्नी तो आ गई।
अभी ये परिवार, ये मैं हूं तो ये मेरा परिवार है। अभी आप देखिए, ये मैं हूं, ये मेरा परिवार है। ये मेरी पत्नी है तो ये पत्नी का परिवार है, ये पत्नी का परिवार, बराबर है। अभी यहाँ पे पिता है, अभी यहाँ पे कौन है, तो कि पड़ोसी। अभी पड़ोसी में स्त्री है कि पुरुष है, पड़ोसी में स्त्री है कि पुरुष है। अभी समझो हम एज्यूम करते हैं कि पड़ोसी में एक पुरुष व्यक्ति रहता है, तो ये पुरुष व्यक्ति की पत्नी, पड़ोसी की पत्नी, ये पड़ोसी की पत्नी हो गई। ये स्थान यानी 9वां स्थान। अभी ये मेरे माता है तो ये मेरे पिता है। अभी यहाँ पे मेरा संतान है, यहाँ पे मेरा संतान है, तो बराबर उसके ऑपोजिट यानी 7th में ये संतान की, यानी मेरी, समझो मेरा लड़का है तो उसकी बहू, और लड़की है तो उसका हस्बैंड यानी उसका वर यानी हस्बैंड, बराबर है। अभी ये मेरे मामा मौसी है, ये मेरे मामा है तो यहाँ पे मेरी मामी आ जाएगी, और ये मेरी मौसी है तो ये मेरे मासा आ जाएंगे। ये मैंने ये सिंपल चार्ट आपको ये बता के दिया। अभी इसमें थोड़ा मैं एक स्टेप आगे चलता हूं, अभी इसमें मैं एक स्टेप आगे चलता हूं। अभी मुझे जानना है कि मेरे छोटे भाई बहन, मेरे बड़े भाई बहन, मुझे ये जानना है। तो ये जो स्थान है ये मेरे बड़े भाई बहन का स्थान है, तो बराबर ये इसके सामने ये बड़े भाई बहन है, उसके हस्बैंड या तो उसकी वाइफ, फिर ये मेरे छोटे भाई बहन का स्थान है। तो बराबर यहां पे जो पिता पड़ोसी लिखे हैं उसके हस्बैंड या तो वाइफ। देखो ये बहुत मजा आवे ऐसी बात, ये बहुत बहुत मजा आएगी इसमें आपको पढ़ने में, क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मेरे को मेरे परिवार के बारे में या तो परिवार आजू बाजू वाले के बारे में जानना है तो ये कुंडली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सबसे बड़ा। अभी मुझे ये जानना है कि मेरे जो पिता है उसके पिता कैसे थे, उसके पिता को मैं कहां से देखूंगा कुंडली में। तो ये फर्स्ट हाउस है, ये पहला स्थान है। पहले स्थान से ये मेरे पिता का स्थान 10वां है, पहले स्थान से मेरे पिता का स्थान 10वां स्थान है। तो मेरे पिता के स्थान से 10वां स्थान उनके पिता का स्थान होगा, मेरे पिता के स्थान से उनके पिता का स्थान। अभी यहां से मैं 10 काउंट करूंगा, मुझे ये स्थान को भी गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये मेरे पिता है तो ये मेरे दादा है। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, ये मेरे पिता के पिता है। अभी ये पिता के पिता मेरे को देखने हैं, इनके पिता कौन है, तो यहां से मैं 10वां गिनूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे परदादा है। अभी इनके पिता मेरे को देखने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये मेरे 4 फादर। मैं यहां पे 4 फादर लिख देता हूं। अभी आप समझ गए कि मैं कुंडली से मेरी 4 जनरेशन को देख सकता हूं। मेरी कुंडली से मैं मेरे 4 जनरेशन, मेरे बैक साइड के 4 जनरेशन को देख सकता हूं। उसी तरह मेरे बच्चे की कुंडली पे से उनके 4 जनरेशन, यानी उसके पिता, मेरे पिता और उसके पिता, ऐसे 4 जनरेशन को देख सकता हूं। अभी मुझे देखना है कि मुझे देखना है मेरे पड़ोसी के बच्चे कैसे हो गए, मुझे ये देखना है। अभी मुझे ये देखना है कि मेरे पड़ोसी के बच्चे कैसे हो गए। तो ये मैं हूं, मेरा बच्चा कहां से देख रहा हूं, तो कि मेरा बच्चा ये 5th हाउस से यानी 5वें स्थान से देख रहा हूं। तो पड़ोसी का स्थान ये है, तो यहां से 5वां यानी 1 2 3 4 5, तो ये पड़ोसी का बच्चा, ये पड़ोसी का बच्चा हो गया। अभी मुझे देखना है कि मेरे मामा का बच्चा कैसा होगा, तो ये मेरे मामा है।
ये तो उसकी वाइफ है, लेकिन मेरे मामा, तो यहां से मैं पांचवा, 1 2 3 4 5, ये मेरे मामा के संतान हो गए, मामा और मौसी के संतान हो गए। तो यहाँ पे ये कुंडली, एक कुंडली की रचना इस प्रकार की गई है कि इसके ऊपर से आप, आपके 4 जनरेशन, आपके पड़ोसी, अभी और एक बताता हूं, ये नौकर का स्थान है, ये मेरे नौकर का भी स्थान है, मैं यहां से नौकर भी देख सकता हूं। तो ये नौकर का, नौकर है तो समझो पुरुष नौकर है, तो उसकी वाइफ कैसी होगी मुझे देखना है, तो बराबर यहां पे मैं देखूंगा उसकी वाइफ कैसी होगी। ये स्त्री है तो उसका पति देखना है, तो मैं यहां से देखूंगा। अभी ये मेरा नौकर है, उसमें पुरुष वर्ग को इंपॉर्टेंट, क्योंकि पुरुष है तो संतान हो गए, तो नौकर वर्ग है तो उसके संतान को देखना है मुझे। तो यहां से मैं पांचवा मेरा संतान देख रहा हूं, तो नौकर ये स्थान से पांचवा, यानी 1 2 3 4 5, ये नौकर का संतान हो गया, ये नौकर का संतान हो गया। तो ये स्थान जो है ना हमारे कुंडली के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने यहाँ पे मेरे जो किताब है उसके अंदर मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है स्थान से देखने वाले, वो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी ये स्थान में थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं, थोड़ा सा और आगे चलता हूं। ये जो स्थान है, ये जो स्थान है, ये मैं हूं। यहां से ये 12वां स्थान, यानी ये मेरा व्यय स्थान, मेरे खर्चे का स्थान, ये मेरे खर्चे का स्थान है। तो मुझे देखना है कि मेरे बच्चे का खर्चे का स्थान कौन सा है। मुझे ये देखना है कि मेरे बच्चे का खर्चे का स्थान यानी व्यय स्थान, वो उसके लिए कैसा खर्चा करना पड़ेगा मुझे। तो ये संतान है, ये उसके खर्चे का स्थान हो गया। ये मेरा संतान है, ये संतान का खर्चे का स्थान हो गया। ये मेरे छोटे भाई बहन है, तो ये छोटे भाई बहन का ये खर्चे का स्थान हो गया, यानी जो स्थान है उससे 12वां स्थान खर्चे का स्थान हो गया। फिर ये मेरे बड़े भाई बहन है, तो उससे 12वां स्थान ये स्थान हुआ, वो उनके व्यय स्थान यानी खर्चे का स्थान हो गया। तो ये जब आप प्रेडिक्शन पार्ट लेते हैं, तो ये प्रेडिक्शन पार्ट के लिए आपके लिए बहुत इजी बन जाता है कि मेरा भाई कैसा होगा, मेरी बहन कैसी होगी, मेरी माता कैसी होगी, मेरे पिता कैसे होंगे। देखो ऐसा नहीं है कि सबकी माता एक सरी की होती है, सबकी माता सभी को एक सरी का प्रेम करती है। यहाँ पे मैं मेष लग्न वाले की बात करूंगा, तो मेष लग्न वाले को है ना, उसकी माता है ना बराबर प्रेम नहीं करती है, वो उसके बच्चे को, यानी दूसरा संतान रहेगा ना, अगर मैं मेष लगने वाला हूं तो मेरी माँ है ना, समझो मेरे मामा आए और उन्होंने मेरे को 100 रुपया दिए और मैं मेष लगने वाला हूं, तो मेरी माँ क्या बोलेगी कि बेटा तेरे को मामा 100 रुपया देके गए है ना, 50 रुपया तेरे छोटे भाई को दे देना। ऐसा नहीं बोलेगी कि तू रख ले। हाँ, लेकिन अगर वो मामा छोटे भाई को 100 रुपया देके गए, वो मेष लगने वाला नहीं है, तो उसको माँ नहीं बोलेगी भाई तू तेरे बड़े भाई को 50 रुपया दे देना, उसको नहीं बोलेंगे कि उसको 50 रुपया दे देना। तो हर लग्न वाले की माँ का स्वभाव, माँ का नेचर अलग होता है, माँ का स्वभाव, माँ का नेचर अलग होता है। ये नहीं समझा, देखो ऐसे हमारे बहुत सारी कहावतें हैं हमारे शास्त्र में, माँ यानी माँ, ऐसी बहुत सारी कहावतें, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा, मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि माँ खराब है, ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि भाई हमारा लग्न कौन सा है, हमारा लग्न कौन सा है, उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि हमारी माँ कैसी है। स्थानम स्थानम यानी भावत भावम, यानी मैं मेरी माता को देखना चाहता हूं कि मेरी माँ कैसी है, तो मुझे क्या देखना है कि मेरी कुंडली के माता का कारक ग्रह कौन है। तो कि माता का कारक ग्रह चंद्र है, माता का कारक ग्रह चंद्र है, तो मेरी कुंडली के अंदर चंद्र कहां बैठा है, तो कि माता का स्थान कौन सा है, तो कि माता का स्थान चौथा है। अभी मेरी कुंडली के अंदर हमने ये एज्यूम किया था कि वो चंद्र यहाँ पे 12वीं राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पे चंद्र, जन्म का चंद्र, तो यहां से मैं चौथा स्थान देखूंगा, तो ये स्थान, तो इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी माता कैसी है। मुझे भावत भावम जिसको कहते हैं कि यहां से माता देख रहा हूं, माता के स्थान का कारक यानी माता का कारक चंद्र है, तो चंद्र मेरी कुंडली में जहां स्थित है वहां से मैं चौथा स्थान देखूंगा, वो मेरी माता। चंद्र मेरी कुंडली में जहां स्थित है वहां से चौथा स्थान देखूंगा, वो मेरी माता। तो ये हमारी कुंडली के अंदर 12 राशियां, 12 ग्रह, 12 स्थान
और 27 नक्षत्र को अगर हम थरोली पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आऊंगा, कल हम उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आएंगे कि और हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो ये अगर मैं थरोली पढ़ लेता हूं ना, तो मैं मेरी कुंडली के बारे में नहीं, लेकिन सभी की कुंडली के बारे में 80% फल कथन कर सकता हूं। मैं खाली अभी फल कथन करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो कि आपका ये लग्न पहला स्थान, इससे 40% फल कथन हो गया। मेरे पास जो कोई कुंडली दिखाने आता है ना, तो मेरा एक की कॉमन है। अभी मेरे पास कोई आया, मेष राशि वाला आया, तो मैं उसका पोपट के माफिक बोलने लगूंगा, बोले हाँ सर आप बोल रहे हो बराबर है, हाँ आप बोल रहे हो बराबर है। क्यों? क्योंकि मेष लग्न वाला है, मुझे खाली डिग्री जाननी है, मुझे उसकी डिग्री जाननी है। मैं डिग्री जान लूंगा, मैं पोपट के माफिक बोलने लगूंगा कि तुम्हारा ये, तुम्हारा ठीकना, तुम्हारा फलाना, वो हाँ ही बोलेगा। यानी ये एक पहले स्थान से मुझे 40% फल मिलता है, 40%। अभी मैं 40% सामने वाले को बोल दूं तो वो दूसरा पूछेगा ही नहीं, पूछेगा ही नहीं। लेकिन हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हमें सामने वाले के दुख दर्द दूर करने हैं, सामने वाले के दुख दर्द को दूर करने हैं। देखो आप आपकी फीस लो, ना नहीं है, ना नहीं है, लेकिन गाइडेंस हमेशा सच्ची दो, गाइडेंस हमेशा सच्ची दो। क्योंकि आपकी गाइडेंस के ऊपर वो आगे बढ़ेगा और आपकी गाइडेंस के ऊपर वो आगे चल के कुछ कर पाएगा। अगर आप उसको गलत गाइडेंस दोगे तो उसके जीवन में तकलीफ ही तकलीफ आ जाएगी वापिस। तो हमेशा आप एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर बनो, सच्ची गाइडेंस दो, कभी भी पैसे की लालच में उसके पास कोई भी गलत विधि विधान मत कराओ, गलत विधि विधान मत कराओ। यहाँ पे लोग मंगल दोष की विधि विधान कराते, काल सर्प दोष की विधि विधान कराते, शनि के यानी साढ़े साती का विधि विधान कराते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि ये विधि विधान, देखो यहाँ पे कोई भी ब्राह्मण कम्युनिटी के कोई भी ये जो विधि विधान करते, मैं उसके पेट पे लात नहीं मारना चाहता हूं, लेकिन मैं एक ही बोल रहा हूं कि आप जो भी विधि विधान कराते हो उसके मामूली चार्ज लो, जो होते हैं उसके उसमें आप 10% 20% जो भी आपका प्रॉफिट है वो ले लो, ना नहीं है, लेकिन उसको गाइडेंस हमेशा सच्चा दे दो, हमेशा सच्चा दो। तो इसके बाद ये 12 राशि, 12 स्थान, 12 ग्रह हम देखें, हमने देखे। फिर हम आते हैं 27 नक्षत्र के ऊपर। अभी हम आते हैं 27 नक्षत्र। अभी हमारी एक राशि, ये जो मैं बेसिक है ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी ये इसके ऊपर मैंने मेरी कुंडली के मीन्स किताब के अंदर दिया है, लेकिन इसका एडवांस, क्योंकि ये जो है ये कॉमन है, ये कॉमन है। फिर यहाँ पे अभी हमें देखना है कि भाई हमारे हिंदुस्तान की कुंडली के अंदर हमें देखना है कि हमारी हिंदुस्तान की कुंडली के अंदर कौन सी जगह पर अभी बहुत ही भारी वर्षा होगी, कहाँ पे क्या होगा। तो ये हम सभी है ना गोचर के ग्रहों के माध्यम से देख सकते हैं। वो राष्ट्रीय ज्योतिष के अंदर आता है, इसके अंदर नहीं आता है। फिर भी मैं एडवांस कोर्स में ये चीज में देने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पे मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि लोगों ने कोई भी है ना आपको ग्रहण के बारे में इतना बताएंगे कि भाई आपकी कुंडली में ये ग्रहण होता है, ये राशि वाले को ये फल मिलेगा, ये राशि वाले को ये फल मिलेगा, इतना ही बताते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा कि भाई कौन से तत्व की राशि के अंदर ग्रहण हो रहा है। एक राशि के 3 भाग कर लो, 10-10 डिग्री के 3 भाग हो गए, तो एक भाग को हम देशकाण कहते हैं, यानी 3 देशकाण हुए। तो कौन से देशकाण में वो ग्रहण हुआ उसका फल क्या, दूसरे देशकांड में ग्रहण हुआ उसका फल क्या, तीसरे देशकांड में ग्रहण हुआ उसका फल क्या। ये थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताऊंगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगा। तो अभी मैं थोड़ा आगे चलता हूं, नक्षत्र के ऊपर चलता हूं। यहां पे मैं जो भी समझा रहा हूं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। आप मुझे पूछना, 10 बार पूछना, 20 बार पूछना, 50 बार पूछना। यू आर फ्री टू आस्क मी ऑन योर ग्रुप। आप आपके ग्रुप में क्वेश्चन डाल देना, आई विल गिव रिप्लाई। फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तो आप चेतन सर से परमिशन लेके आप मुझे फोन कर देना, तो आई विल एक्सप्लेन यू ऑन फोन ऑल्सो, आई विल एक्सप्लेन यू ऑन फोन ऑल्सो। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप एक अच्छे ज्योतिष बन के बाहर निकले। हमारा जो शास्त्र है, उस शास्त्र को सही तरीके से
किस तरह उपयोग में लेना और किस तरह लोगों को मदद रूप होना, ये मेरा एक मोटो है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, एस्ट्रोलॉजी वास्तु मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैं मंत्र तंत्र यंत्र एस्ट्रोलॉजी वास्तु ब्लैक मैजिक ये सब चीजों में एक्सपर्ट हूं, लेकिन ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरी हॉबी है। मेरा प्रोफेशन टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है और मेरे टूर्स एंड ट्रेवल्स के बिजनेस मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरी इनकम नहीं है। यहाँ पे आपको जो भी दिया जाता है वो कोस्ट टू कोस्ट दिया जाता है, इसमें मेरे को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग 1 रुपया नहीं रखते हमारे पास, क्योंकि हमें जो विद्या प्राप्त हुई है, मैं जन्म से जैन हूं, लेकिन मैं एक ब्राह्मण जो रहते हैं उनकी मैं उनका रोल प्ले कर रहा हूं इस जन्म में, उनका रोल मैं प्ले कर रहा हूं इस जन्म में। अभी हम आते हैं नक्षत्र के ऊपर। एक नक्षत्र होता है, पहले हम देखते हैं, ये कैलकुलेशन आपको मैं कन्वर्जेशन आपको इसमें दिया हुआ है टेबल में, बुक के अंदर। एक राशि होती है 30 डिग्री यानी 30 अंश। एक ग्रह होता है 30 अंश का, बराबर है। अभी हम यहां पे आते हैं कि एक नक्षत्र कितने अंश का होता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र को हमारे शास्त्रकारों ने 12 राशियों के अंदर विभाजित किया। तो अभी वो 12 राशियों के अंदर विभाजित किया, तो ये किस तरह विभाजित किया उसको हम देखेंगे। तो ये हमारी यहां पे अभी एक चार्ट रखेंगे, वो चार्ट से आपको पता चलेगा कि किस तरह विभाजित किया। चेतन भाई चार्ट मुक्ति देजो ने। ये चार्ट भी आपको इसमें दिया हुआ है, आपके किताब के अंदर ये चार्ट भी आपको दिया हुआ है। मैं यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो सब चीज मैंने मेरी किताब में दी हुई है। और ऐसा नहीं है कि मैंने बेसिक लेवल का ही सब दिया है, बेसिक के साथ थोड़ा बहुत एडवांस भी दिया है, ताकि जो आगे का पढ़ रहे हैं उनको भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, ऐसे मैंने दिया है। अभी ये जो एक राशि है और एक ग्रह है, अभी एक राशि है वो 30 डिग्री की है, यानी हमने देखा कि एक नक्षत्र, अभी हम पहले हाउस में देखेंगे तो हमने देखा कि हमने डिवीजन किया कि 27 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 108, 27 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 108, 108 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 9। अभी इज इक्वल टू 9। अभी यहाँ पे देखिए, मैं फर्स्ट हाउस को यहाँ पे बता रहा हूं। यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए अश्विनी, भरणी और कृतिका, सबसे पहले 3 नक्षत्र दिए हुए हैं। अभी यहाँ पे मैंने 9 पार्ट लिखे हुए हैं। 27 नक्षत्र में से 27 नक्षत्र को हमने मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 108 पार्ट हुए। 108 पार्ट यानी एक नक्षत्र का 4 पार्ट, तो 108 पार्ट हुए। उसको हमने डिवाइड बाय 12 किया तो एक जो ये खाना है, यानी एक जो ये राशि है, उसके अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। तो किस तरह 3 नक्षत्र आते हैं, तो यहाँ पे देखिए अश्विनी यानी पहले नक्षत्र का 4 पार्ट आया, दूसरे नक्षत्र का 4 पार्ट आया, ये तीसरे नक्षत्र का 1 पार्ट आया, यानी 4 4 8 और 1 9, बराबर है। तो अभी ये जो 4 4 8 1 9, ये जो 9 पार्ट है, ये 9 पार्ट है, 9 पार्ट इज इक्वल टू 30 डिग्री, 9 पार्ट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये जो एक नक्षत्र है वो कैसे, कितने डिग्री का हुआ, तो मैं 9 पार्ट को 30 को 9 से डिवाइड करूंगा, तो 30 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 3 जा 27, यानी कितना बचा 30, 27 में 30। तो अभी मैं इस तरह डिवाइड करूंगा तो मुझे कुछ बैठता नहीं है, सर उसमें बैठता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई ये जो है एक राशि है वो 30 डिग्री की है, तो ये 30 डिग्री को सबसे पहले मैं कला
और वी कला में मैं कला में कन्वर्ट करूंगा। तो एक कला, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 कला होती है। तो कला में कन्वर्ट करूंगा तो 60 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 6 3 या 18, तो 1800 कला हुआ। 1800 कला हुआ। अभी 1800 कला हुआ, उसको मैं डिवाइड बाय 9 करूंगा तो 9 200 या डिवाइड बाय 9 200 या 1800, यानी एक पार्ट, यानी ये जो एक पार्ट है नक्षत्र का, एक पार्ट 200 कला का हुआ। कितने कला का हुआ? 200 कला का हुआ। अभी ये 200 कला को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें? तो कि 200 कला को मैं वापस कन्वर्ट करूंगा डिग्री में। तो मैं कैसे करूंगा? ये 200 डिवाइड बाय 60, क्योंकि ये 200 कला है और मुझे अभी डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 200 कला डिवाइड बाय 60 कला, यानी 6 3 जा 180, तो 200 यानी ये 3 डिग्री हुआ। 200 माइनस 180 इज इक्वल टू 20, यानी ये जो एक नक्षत्र का एक पार्ट है वो 3 डिग्री 20 कला का हो गया। कितना हुआ? 3 डिग्री 20 कला का। एक्सप्लेन मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं ये पोंछ के बड़े उसमें एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। बड़े उसमें एक्सप्लेन करता हूं। एक राशि इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी अंश, जिसे हम अंश कहते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 कला। 60 कला। अभी सर्वप्रथम मैं क्या करूंगा? मुझे यह जानना है कि एक नक्षत्र के 4 पार्ट है, उसमें एक जो पार्ट है, उसमें जो एक पार्ट है वो कितने डिग्री का है? एक जो पार्ट है वो कितने डिग्री का है? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 30 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी ये 30 डिग्री है और ये 60 कला है। मैं ये 30 डिग्री को 60 कला में कन्वर्ट करूंगा तो 1800 कला हो गई। कितनी हो गई? 1800 कला। ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री यानी नक्षत्र के 9 पार्ट, बराबर है? नक्षत्र के 9 पार्ट। 30 डिग्री यानी नक्षत्र के 9 पार्ट हुए। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? ये 1800 कला डिवाइड बाय 9, तो 200 कला। तो 200 कला हो गया। अभी ये जो 200 कला है उसको मैं वापिस डिवाइड बाय 60 कला, ये कला का सिंबल है, ये कला का सिंबल है 60 कला। तो 6 3 जा, यानी 3 डिग्री हो गई। 6 3 जा 180, तो ये 200 में से 180 कला में माइनस कर दूंगा तो 20 कला, यानी 3.20 कला का एक नक्षत्र का एक चरण, यानी एक पार्ट। तो 4 पार्ट हुए, तो 3 डिग्री 20 कला मल्टीप्लाई बाय 4, यानी यहां पे हमें कैलकुलेशन कौन सा लेना है? तो के मिनट और सेकंड का, हवर्स मिनट और हवर्स और मिनट का। 1 हवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 हवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 कला, उस कैलकुलेशन लेना है। तो यहाँ पे 320 यानी 2024 जा 8। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मुझे हवर्स और मिनट का कैलकुलेशन लेना है। तो यहाँ पे मैं 80 मिनट्स तो लिख नहीं सकता हूं, 80 मिनट्स नहीं लिख सकता हूं। तो यहां से मुझे 1 मिनट लेस करनी है, यानी 1 कला लेस करनी है, यानी 0.2, यानी 1 मिनट कैरी फॉरवर्ड हो गया। 4 3 जा 12 और ये 1 मिनट कैरी फॉरवर्ड 1
13 डिग्री 20 कला का एक नक्षत्र होगा। 13 डिग्री 20 कला का एक नक्षत्र हो गया। तो ये जो चार पार्ट, पहला पार्ट 13 डिग्री 20, फर्स्ट सेकंड पार्ट 13 डिग्री 20 और थर्ड पार्ट जो 3 डिग्री 20 कला का था, जो हमने यहां पे निकाला, ये 3 डिग्री 20 कला का ये थर्ड पार्ट। तो 3 डिग्री 20 कला यानी ये 60 कला हो गया। तो 60 माइनस 60 करना पड़ेगा क्योंकि 1 हावर्स इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ पे मैं 60 मिनट नहीं लिख सकता हूं, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 1 मिनट में, यानी 3 3 6 3 9 और 1 10, 1 2 3 यानी 30 अंश का एक नक्षत्र हो गया। 30 अंश का एक नक्षत्र हो गया, यानी मेरा एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला का होता है। नक्षत्र का एक चरण यानी एक पार्ट 3 अंश 20 कला का होता है। और नक्षत्र एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आते, एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आते। चरण नानू करो ना, चेतन भाई नानू करो। अभी यहां पे देखिए, अभी आप चार्ट को देखिए। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में आप देखिए मैंने 4 लिखा है, अश्विनी के नीचे 4 लिखा है। बाजू में जो सिंबल है उसको भूल जाइए, अभी अश्विनी के बाजू में नीचे 4 लिखा है। उसके बाद दूसरा नक्षत्र होता है भरणी, उसके नीचे भी 4 लिखा है। उसके बाद तीसरा नक्षत्र होता है कृतिका, उसके नीचे मैंने 1 लिखा है। यानी हमारे 9 भाग आ गए एक राशि के अंदर, हमारे 9 भाग आ गए एक राशि के अंदर। फिर जो तीसरा नक्षत्र है उसके मेरे 3 भाग बचे। तो कृतिका नक्षत्र को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया दूसरे स्थान में, यानी दूसरे खाने में। वहां पे कृतिका के 3, रोहिणी के 4 और 4 और 3 7 अभी मृगशीर्ष के मैंने 2 लिए। अभी मृगशीर्ष के 2 बज गए तो मैंने तीसरे स्थान में लिए मृगशीर्ष के 2, आद्रा के 4, पुनर्वसु के 3, अभी पुनर्वसु का 1 बज गया तो मैंने यहाँ पे नीचे चौथे हाउस में लिख दिया पुनर्वसु का 1, पुष्य का 4, अश्लेषा का 4। अभी यहाँ पे मेरे 9 नक्षत्र खत्म हुए और मेरी 4 राशि खत्म हुई। फिर 5वें स्थान में नए नक्षत्र का प्रारंभ और नई राशि का प्रारंभ। तो ये जो पार्ट है, इसके बीच में जो बालक पैदा होता है, इसके बीच में जो बालक पैदा होता है उसको हम कहते हैं कि गंडमूल नक्षत्र में जन्मा हुआ बालक। जो सब लोग डरते हैं कि बच्चा अश्लेषा नक्षत्र में जन्मा हुआ है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा डरते हैं। फिर ऐसे हमारी कुंडली में 3 जगह पे आते हैं, चौथे और 5वें स्थान में, 8वें और 9वें स्थान में, 11वें और 12वें स्थान में। ऐसे 3 जगह पे ये चीज आती है, यानी उसको हम गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? गंडमूल नक्षत्र। उसमें सबसे ज्यादा खराब है मूल नक्षत्र, सबसे ज्यादा खराब है मूल नक्षत्र जो धनु राशि के अंदर आता है। सबसे ज्यादा खराब मूल नक्षत्र जो धनु राशि के अंदर आता है। उसके बाद उतरते क्रम में आवे तो अश्लेषा नक्षत्र, उसके बाद उतरते क्रम में आवे तो अश्लेषा नक्षत्र। इसमें 3 नक्षत्र बुध के नक्षत्र है, यानी बुध ग्रह के नक्षत्र है, और 3 नक्षत्र है वो केतु ग्रह के नक्षत्र है। उसमें 3 ग्रह नक्षत्र है वो केतु ग्रह के नक्षत्र है। तो ये नक्षत्र चार्ट आप हमेशा अपने सामने रखिए, क्योंकि ये नक्षत्र चार्ट प्रेडिक्शन पार्ट में आपको इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के मैं इसका जो डिवीजन है वो मैं आपको प्रेडिक्शन पार्ट में समझाऊंगा कि प्रेडिक्शन पार्ट में ये जो चार्ट का है कैसे उपयोग किया जाता है। देखो जनरली प्रेडिक्शन पार्ट में लोग क्या कहते हैं कि मेष राशि का स्वामी कौन? तो के मेष राशि का स्वामी मंगल, मंगल का मित्र कौन? तो के सूर्य, बराबर है। लेकिन वो सूर्य मेष राशि के अंदर भरणी नक्षत्र में होगा तो खत्म, क्योंकि भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, शुक्र और सूर्य दोनों शत्रु है, तो ये सूर्य अच्छा फल नहीं देगा। हम क्या सोचते हैं, भाई मेष राशि में है तो बहुत अच्छा फल देगा। तो हमेशा ध्यान रखिए प्रेडिक्शन पार्ट बहुत इजी है, प्रेडिक्शन पार्ट बहुत इजी है। एक ही है कि आपको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैं यहाँ पे क्लास बेस्ड ट्रेनिंग देता था जब, तब 5वें
यानी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले, यानी जो फाइनल एकदम टॉप लेवल के एस्ट्रोलॉजर बनने वाले लोगों को मूल त्रिकोणी, स्वग्रही, स्वक्षेत्री, ये राशियों के, उच्च की राशियों के बारे में पता ही नहीं था। तो मुझे बताइए वो प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं? वक्री ग्रह के बारे में पता ही नहीं है तो प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम कोई भी प्रेडिक्शन पार्ट लेते हैं तो मुझे 12 राशियां, 12 ग्रह और 12 स्थान और ये 27 नक्षत्र की मुझे नॉलेज होनी चाहिए। भले आप कितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, अगर आपको नॉलेज नहीं है, खुद नहीं, सामने किताब रख के बैठो ना, टेंशन नहीं रखने का, सामने किताब रख के देखो। सभी लोगों के माइंड में सब चीज नहीं रहती है, नहीं रहती है, सामने किताब लेके बैठ जाओ ना। ये चार्ट जो मैं यहाँ पे जो चार्ट बना के देता हूं ना, अभी नवमांश कुंडली जो यहाँ पे जो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर है उनको मैं बताता हूँ, नवमांश कुंडली बनाने का आप कैलकुलेशन करके भाई ये फलानी राशि होगी तो ये नवमांश, मैंने बहुत ही इजी चार्ट बनाया हुआ है उसके लिए। और ऐसा चार्ट बनाया हुआ है कि आप ऊपर राशियां देखिए, ऐसे खड़े राशियां देखिए और दोनों जन को ऐसे मिला लीजिए तो नवमांश में वही लग्न होगा, नवमांश में वही लग्न होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे चार्ट बनाए हैं। चलो इसके बाद अभी हम आते हैं नैसर्गिक मैत्री चक्र। इसके बाद हम आते हैं नैसर्गिक मैत्री चक्र। अभी आप सब लोग देखते होंगे कि नैसर्गिक मैत्री चक्र हमारे किताब में रेडीमेड दिया हुआ है, हमारे किताब में रेडीमेड दिया हुआ है। मैंने नैसर्गिक मैत्री चक्र के ऊपर एक किताब लिखी हुई है। 1 मिनट। हेलो, कौन बोलो? बेन हूँ एक 10 मिनिट में फोन करूं, 15 मिनिट में? हाँ, एक 15 मिनिट में फोन करूं तुमने। ओके। तो ये जो नैसर्गिक मैत्री चक्र है, ये नैसर्गिक मैत्री चक्र का निर्माण कैसे हुआ, मैंने इसके ऊपर बहुत ही अच्छी किताब लिखी हुई है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, 8-10 पन्ने की किताब है। लोग है ना, लोग ऐसे ही समझते हैं कि ये किताब के अंदर दिया हुआ है, किताब के अंदर दिया उसको फॉलो करो। नहीं, हमको उसको फॉलो करना है, लेकिन हमको पता करना है कि उसका निर्माण कैसे हुआ। नैसर्गिक मैत्री चक्र के बाद आता है तात्कालिक मैत्री चक्र, और तात्कालिक मैत्री चक्र के बाद आता है पंचधा मैत्री चक्र। तो ये तीनों चक्र इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, लेकिन कोई इसको देखता ही नहीं है, प्रेडिक्शन पार्ट में कोई लेता ही नहीं है। तो क्यों नहीं लेता है? क्योंकि उनको उनकी जानकारी नहीं है, ज्यादा उनको उनकी जानकारी नहीं है। हमारी जो प्रिंटेड कुंडली आती है उसमें तो ये रेडीमेड दिया हुआ है, लेकिन कोई उसको फॉलो नहीं करता है। तो ये फॉलो करना क्यों जरूरी है? जब हम माइनर प्रेडिक्शन पार्ट में जाते हैं, जैसे कि हम जाते हैं कि किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, अभी किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट किया है तो उसकी सिचुएशन क्या होगी, कि वो बच के बाहर आएगा कि मर के बाहर आएगा। उस समय पे हमें ऐसे माइनर प्रेडिक्शन पार्ट को देखना है, उस समय पे हमें माइनर प्रेडिक्शन पार्ट को देखना है। चलिए आज हम लोग यहां तक रखते हैं, अब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन चालू करते हैं। चेतन भाई। રેકોર્ડિંગ બંધ કરું છું. नहीं, આપણે વાત થઈ હતી ને ચાલુ હમણાં રાખજો. બંધ કરું છું, પછી ચાલુ કરું છું. બે હા. વિડિયો આવશે.